क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक वेक्टर u एक मैट्रिक्स A गिवन है और क्वेश्चन ये है क्या u R3 के प्लेन से बिलोंग कर रहा है जो कि फिगर में हमें गिवन है। मतलब क्या प्लेन से बिलोंग कर रहे हैं या प्लेन से बाहर है। ये प्लेन बेसिकली A के कॉलम वेक्टर्स का स्पैनिंग सेट है। मतलब कि A के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस है ना वो एक प्लेन बना रहे हैं। तो u इस प्लेन से तब ही बिलोंग करेगा अगर u जो है A के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया हुआ जिसमें हमें एक वेक्टर u और एक मैट्रिक्स A गिवन और क्वेश्चन ये है कि u जो है R3 के इस प्लेन से बिलोंग कर रहा है जो फिगर में हमें गिवन है, एक ही कॉलम वेक्टर्स का जो स्पैनिंग सेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और u का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे a और u का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है। अब हमने इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो आपके सामने यहाँ पे एचिलॉन फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 3 को 1 से रिप्लेस करना है। मतलब कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। चूंकि हम एचिलॉन फॉर्म में चेंज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे 1 होना जरूरी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि एचिलॉन फॉर्म में 1 होना जरूरी नहीं है, फिर भी आप 1 क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 सिर्फ हम अपनी आसानी के लिए बना रहे हैं, 1 होना जरूरी नहीं है। आप 1 ना बनाएं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं थर्ड रो में ये एंट्री 1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं ताकि इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए और वहां पे 1 आ जाए। तो इनको इंटरचेंज किया तो फर्स्ट रो हमारे पास आ गई 1 1 4 और थर्ड रो हमारे पास हो गई 3 -5 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस -2 को और 3 को 0 से रिप्लेस करना है। इस -2 को 0 से रिप्लेस करने के लिए ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर रहा हूँ और 3 को 0 से रिप्लेस करने के लिए ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहा हूँ। ये दो ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें सेकंड रो क्या आया 0 8 12 और थर्ड रो 0 -8 -12 और फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -8 को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 2 और रो 3 को सिंपली ऐड कर रहा हूँ। अगर ये ऑपरेशन आप अप्लाई करें तो थर्ड रो आपके पास जो बन रही है 0 0 एंड 0 मतलब कि 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन थे, तो ये सिस्टम क्या है हमारे पास सॉल्यूशन रख रहा है। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था उसकी स्टेटमेंट ये थी कि इक्वेशन ax इज इक्वल टू b का अगर सॉल्यूशन हो तब b जो है a की कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ax इज इक्वल टू u, इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट किया, मतलब इसका सोल्यूशन आ रहा है। इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट u इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए। तो अभी हमने देखा u जो है a के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जो हमने फिगर में देखा था, फिगर में आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ, फिगर में आप देख सकते हैं जो प्लेन है वो बेसिकली स्पैनिंग सेट है ए के कॉलम वेक्टर्स का, मतलब कि ए के कॉलम वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस का। तो u भी a के कॉलम वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, इसका मतलब u भी इन्हीं वेक्टर में से एक वेक्टर है, मतलब कि u इसी प्लेन से बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है कि u इज इन प्लेन R3 spanned by the columns of A. Question number 15 is, let A and B show that the equation ax is equal to b does not have a solution for all possible b and describe the set of all b for which ax is equal to b does have a solution. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक मैट्रिक्स A और एक वेक्टर B गिवन है और क्वेश्चन ये है कि शो करें हर पॉसिबल B के लिए ax इज इक्वल टू b का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद ये क्वेश्चन है कि किन B के लिए, मतलब किन B's के लिए ax इज इक्वल टू b का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, वो सोल्यूशन सेट डिस्क्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किए हुए जिसमें हमें एक मैट्रिक्स A और B गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आपके सामने यहाँ भी मैंने A और B से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना है, तो मतलब -6 को 0 से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर रहा हूँ। तो जब ये ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे तो सेकंड रो आपके पास आ जाएगी 0 0 b2 + 3b1। अब ये एचिलॉन फॉर्म में आपके सामने है।
अब हमने क्या करना है कि इस एंट्री को हर B1 B2 के लिए चेक करना है कि क्या आंसर 0 आ रहा है। अगर तो 0 आ रहा है तो AX इज इक्वल टू B का सोल्यूशन हर B के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। तो ये एंट्री मैं लेके चल रहा हूँ 3B1 प्लस B2। अगर एक भी ऐसे B1 B2 की वैल्यू आ गई जिन पे ये आंसर नॉन जीरो शो करेगा, तो ये शो हो जाएगा कि हमारे पास AX इज इक्वल टू B का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हर B1 B2 के लिए। तो यहाँ पे मैं B1 की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ और B2 की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट की तो आंसर मेरे पास आया 3, जो कि हमारे पास नॉन जीरो है। इससे ये पता चला कि हमारे पास B1 B2 की इन वैल्यू पे आंसर नॉन जीरो दे रहा है, जबकि इसको जीरो शो करना चाहिए था, 0 इज इक्वल टू 0 आता ताकि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता। तो इस तरह कई आपको B1 B2 की वैल्यूज मिल जाएंगी जिन पे आंसर नॉन जीरो शो कर रहा हो। दिस शोज दैट AX is equal to B is not consistent for all B1 B2। इसका मतलब ये शो हो गया कि AX is equal to B का सोल्यूशन हर B1 B2 के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब इन जनरल इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हमने बताना है किन B's पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिखा हुआ यहाँ पे द सेट ऑफ B for which system is consistent is a line through the origin। मतलब कि ज्योमेट्रिकली अगर बात की जाए कि ऐसी लाइन जो ओरिजिन के थ्रू पास कर रही है वो बेसिकली सोल्यूशन होगा। इसका क्या मतलब है, डेट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन B2 इज इक्वल टू -3B1। मतलब कि हमारे पास ये जो एंट्री आई B2 प्लस 3B1, अगर ये आंसर 0 आ जाए तब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसको 0 के इक्वल रख लिया, लेट्स सपोज ये 0 के इक्वल है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास B2 का जो आंसर आया -3B1। अब यहाँ पे B1 की कोई भी वैल्यू पुट करें तो B2 की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं B1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -1, तो B2 की मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब B1 B2 की वैल्यूज मैं इस एंट्री में पुट कर रहा हूँ जो कि B2 प्लस 3B1। अब इसको सॉल्व करता हूँ। B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और B1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। इनको सॉल्व किया, आंसर आया 3 - 3 मतलब कि 0। इसका मतलब ये हुआ कि B1 की कोई भी वैल्यू पुट करें तो B2 की वैल्यूज आ जाएगी। इन दो वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे इस एंट्री में तो 0 आ जाएगा। तो वो तमाम B1 B2 सोल्यूशन दे रहे हैं, मतलब आंसर 0 शो कर रहे हैं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने बता दिया हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उन तमाम B के लिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 सेम क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें मैट्रिसेस A और B गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी रोज ऑफ A कंटेन अ पिवट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स A गिवन है, तो क्वेश्चन ये है कि इसकी कितनी रोज में पिवट पोजीशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे। एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद जो लीडिंग एंट्रीज होंगी वो इसकी पिवट पोजीशंस होंगी। अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, डज द इक्वेशन AX इज इक्वल टू B हैव अ सॉल्यूशन फॉर ईच P इन R4। क्वेश्चन ये है कि R4 का क्या हर वेक्टर B इस मैट्रिक्स A के साथ अगर सिस्टम बनाए क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि R4 क्या हर वेक्टर B के लिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है चेक करना, क्योंकि R4 में इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो हम कैसे चेक करते हैं कि हर सिंगल वेक्टर को बारी बारी A के साथ सिस्टम बनाएं और चेक करें सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके सामने एक सिंगल B A के साथ अगर उसका सिस्टम बनाएं तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इमेजिन करें इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स हैं, तो हम सॉल्व करते करते शायद हम खत्म हो जाएं, हमारी आने वाली नस्लें क़यामत तक की इस काम में लगी रहें तो भी वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये चेक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर B के लिए चेक करें सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 4, जिसमें हमने कहा था कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो बाकी तमाम स्टेटमेंट ट्रू हैं, कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाकी तमाम स्टेटमेंट फॉल्स हैं। जिसमें हमारे लिए जो पॉसिबल था चेक करना वो डी स्टेटमेंट थी, A हैज अ पिवट पोजीशन इन एवरी रो। मतलब हम ये चेक कर सकते हैं क्या A की हर रो में पिवट पोजीशन आ रही है, नहीं। अगर आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि हर B जो है A के साथ जो सिस्टम बना रहा है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 को मैंने सॉल्व किया हुआ, इसमें एक मैट्रिक्स A गिवन है। सबसे पहले हमने ये बताना है कितनी रोज में पिवट पोजीशन आ रही है। तो एचिलॉन फॉर्म में सबसे पहले चेंज करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैट्रिक्स A लिखा हुआ है।
अब मुझे क्या करना है, -1 को और 2 को 0 से रिप्लेस करना है। -1 को 0 से रिप्लेस करने के लिए मैं रो 1 और रो 2 को सिंपली ऐड कर रहा हूँ, और इसी तरह 2 को 0 से रिप्लेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में ऐड कर रहा हूँ। जब ये दो ऑपरेशन आप एट अ टाइम यूज करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिसमें जो सेकंड रो है 0 2 -1 4 ये हो जाएगी, और रो 4 क्या हो जाएगी, 0 -6 3 -7। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने 2 के बिलो जो एंट्रीज है उनको 0 बनाना है, मतलब कि -4 को 0 करना है और -6 को 0 से रिप्लेस करना है। -4 को 0 से रिप्लेस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। रो 3 प्लस 2 R2, मतलब कि रो 3 को मैं ऐड कर रहा हूँ रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह -6 को 0 से रिप्लेस करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में ऐड कर रहा हूँ। जब ये दो ऑपरेशन अब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, रो 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, मतलब सॉरी रो 3 क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 मतलब 0 हो जाएगी, और रो 4 क्या हो जाएगी, 0 0 0 एंड 5। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं थर्ड रो 0 है, इसको सबसे एंड पे होना चाहिए। तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 3 और रो 4 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स आया ये एचिलॉन फॉर्म में। अब एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद जो लीडिंग एंट्रीज है वो पिवट पोजीशंस होती हैं, तो जिनको मैंने रेड सर्कल्स किया हुआ है 1 2 5, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की क्या है, पिवट पोजीशंस है। तो आप देख सकते हैं 4 रोज की टोटल में से 3 रोज के अंदर हमारे पास पिवट पोजीशंस आई। यहाँ से क्या हमने कहा, दिस इंप्लाइज दैट ओनली 3 रोज कंटेन अ पिवट पोजीशन, सिर्फ 3 रोज में ही पिवट पोजीशन आई। रिजल्ट हमारे पास ये था कि हर रो में पिवट पोजीशन आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, और डी स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाकी तमाम स्टेटमेंट फॉल्स हैं। दिस इंप्लाइज दैट द इक्वेशन ax इज इक्वल टू b डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन फॉर ईच b इन R4 बाय थ्योरम 4, मतलब कि R4 के हर वेक्टर b के लिए इस a के साथ जो सिस्टम बनाए उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमने एक ही कंडीशन चेक की कि हर रो में पिवट पोजीशन है या नहीं, उसमें ही हमने इन दो क्वेश्चंस का जो 17 में गिवन थे उनका आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 इज, डू द कॉलम्स ऑफ B span R4? Does this equation bx is equal to y have a solution for each y in R4? क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है, और क्वेश्चन ये है क्या B के कॉलम वेक्टर्स पूरी की पूरी स्पेस R4 को स्पैन कर रहे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या R4 का हर वेक्टर y B के साथ सिस्टम बनाते हुए bx इज इक्वल टू y, क्या उस हर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है हर y के लिए। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है चेक करना, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की। तो थ्योरम 4 में हमारे पास एक ही पॉसिबल है चेक करना, एक ही बात को चेक करना पॉसिबल है कि क्या इस मैट्रिक्स की हर रो में पिवट पोजीशन आ रही है नहीं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया हो, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स B गिवन है, हमने इसको एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और -2 को 0 से रिप्लेस करेंगे। 1 को 0 से रिप्लेस करने के लिए यहाँ भी मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहा हूँ, और -2 को 0 से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में ऐड कर रहा हूँ। तो ये दो ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे ये आपके पास ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गया, मतलब कि रो 3 की आई 0 -1 -1 5, इसी तरह रो 4 क्या आ जाएगी 0 -2 एंड 3। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 के बिलो जो एंट्रीज है उनको 0 करना है, मतलब कि -1 और -2 इनको 0 से रिप्लेस करना है। -1 को 0 से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि सिंपली रो 3 और रो 2 को ऐड कर रहा हूँ। -2 को 0 से रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में ऐड कर रहा हूँ। जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ रहा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, उसमें जो रो 3 की आ जाएगी वो 0 हो जाएगी, और रो 4 की एंट्रीज क्या हो जाएंगी 0 0 0 -7। अब आप देख सकते हैं थर्ड रो 0 रो है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे एंड पे लेके आएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन फिर क्या होगा कि रो 3 और रो 4 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये एचिलॉन फॉर्म में अब हमने देखना है कि लीडिंग एंट्रीज कौन सी हैं। तो आपके सामने जो जिनको मैंने रेड सर्कल किया हुआ है 1 1 -m, ये आपके पास लीडिंग एंट्रीज हैं और यही इनकी पिवट पोजीशंस है।
तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस मैट्रिक्स की 3 रोज में पिवट पोजीशन है, मतलब कि हर रो में पिवट पोजीशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन सी दैट ओनली 3 रोज कंटेन अ पिवट पोजीशन। This implies that by theorem 4, the equation bx is equal to y does not have a solution for each y in R4। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर नो है, क्योंकि हमारे पास हर रो में पिवट पोजीशन नहीं आ रही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 इनको सॉल्व किया जा सकता है थ्योरम 4 का यूज करते हुए। तो मैं अभी के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहा, तो ये आप लोग खुद करेंगे, एक बार ट्राई करें। आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, थ्योरम 4 को यूज करते हुए क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल वर्ड्स में यस और नो में आंसर कर सकते हैं। आपने साथ में रीजन लिखनी होगी क्यों ऐसा है, यस और नो में, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।